तो एक बार फिर से वेलकम है स्टूडेंट। जैसे कि आप जानते हैं लास्ट क्लास तक हमने एडजस्टमेंट कंप्लीट की हुई है और आज की क्लास में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जो हमने आज तक अभी तक सीखा है हम उसको बिल्कुल एक इस तरीके से कर लेंगे सो दैट हमें वे सारी चीजें जितने भी हैं हमारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। समझ में आ रही मेरी बात? एक सेकंड दोगे जरा मुझे। और दूसरी बात ये है, आपको ये भी समझनी है मेरे बच्चों, अगर आप कोई भी चीज करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लंबे टाइम तक याद करना चाहते हैं तो उसकी प्रैक्टिस जरूरी है। तो इन्हीं क्वेश्चन के थ्रू हमारी प्रैक्टिस भी होगी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कंप्लीट होंगे। आई मीन टू से सिलेबस भी कंप्लीट होगा। अच्छा, एक मेरा इस चैप्टर को पढ़ाने का मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात कही थी, अगर आपको याद हो, कि ये चैप्टर मैं आपके लिए आसान बना दूंगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त है। क्या शर्त है? कि जैसा मैं कहूंगा आपको वैसा ही करना है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप अभी तक और आज तक मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करके आए होंगे। अगर इंस्ट्रक्शन की मैं अगेन एक बार रिपीट कर दूं सो दैट क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहला नंबर चाहिए था मुझे फॉर्मेट याद। और फॉर्मेट भी इस तरह से याद कि वो पेज पर जैसे मैंने बनाना सिखाया था ना, दो पेज हों आमने सामने के हों और जो नेक्स्ट दो पेज हों वे आप छोड़ दोगे, क्योंकि अभी के क्वेश्चन में इतना वर्किंग नोट नहीं होगा। आने वाले टाइम पे भी जो एडजस्टमेंट सीखी ना हमने वे बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए भी दो पेज छोड़ दो। तो आपको नए पेज से जब भी आपका पेज होगा, तो जैसे कि यहाँ पर पेज नंबर 1 2 3 4, तो आप जब भी करेंगे तो पांचवें पेज से नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अगेन फॉर्मेट बनाकर। तो एक बात तो ये थी और आप फॉर्मेट बहुत अच्छे से याद कर लिए होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। दूसरी बात आपको मैंने बताई थी कि आप एडजस्टमेंट भी याद करोगे, वर्किंग नोट भी याद करोगे, है ना? एडजस्टमेंट भी और वर्किंग नोट भी आप क्या करोगे? याद करोगे, जैसा मैंने आपको समझाया था। और क्या बात बताई थी? और बात ये कही थी जैसा मैं कहूंगा आप ऐसा काम करोगे। तो उस कड़ी में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 42 से। 42 से, हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 1 to 41 क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, हम इन क्वेश्चन को नहीं करेंगे अभी के लिए। तो ठीक है ना? मेरी यकीन मानिए आप बात, जैसा मैं कह रहा हूँ आप क्वेश्चन नंबर 42 टू जहां तक भी हैं सारे क्वेश्चन हम करेंगे, समझ में आएंगे और बोर्ड में भी ऐसे ही क्वेश्चन डिजाइन होने वाला है। आप बहुत इजीली समझ पाएंगे। अब जैसे कि हर चैप्टर में मैं आपको बताता हूँ कि जब भी क्वेश्चन करना है तो दो तीन बातें आपको जरूरी पता होनी चाहिए एग्जाम में। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई होना चाहिए कि क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है। दूसरा क्या होना चाहिए? आइडेंटिफाई होनी चाहिए भाई, आइडेंटिफाई होनी चाहिए। दूसरी बात क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन को हाउ टू सोल्व, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो मैं ये भी बात बिल्कुल ऐसे बताता हूँ जैसे छोटे बच्चे हों। तो उसी कड़ी में मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कैश फ्लो का क्वेश्चन आएगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 42 है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको हमेशा जिन क्वेश्चन को मैं बात करूंगा या पेपर में आएंगे वहां पर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होगी बैलेंस शीट के नीचे, जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में दिखाई दे रही है। बैलेंस शीट यहाँ तक है, यहाँ तक, लेकिन आपको नीचे क्या दिखाई दे रही? एडजस्टमेंट शुरू होगी। इनको ही बोलते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन को एडजस्टमेंट। क्लियर है? तो मेरे बच्चे आप क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ से करोगे। कहाँ से? एडजस्टमेंट से। लेकिन स्टार्ट करने से पहले क्या सर? एडजस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले आप बहुत सुंदर सा प्यारा सा फॉर्मेट बनाएंगे। देखिए मेरा फॉर्मेट तो कॉपी और पेस्ट में चलेगा, ठीक है, लेकिन आपको अपने हाथ से हर बार नया बनाना है। कुछ बच्चे सोचते हैं सर ने जो पहले फॉर्मेट बनाया था उसी में क्वेश्चन को एडजस्ट कर दें, लेकिन नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा आपको नहीं करना है। हर पेज पर नया फॉर्मेट बनाना है। नया फॉर्मेट बनाओगे, साफ साफ बनाओगे, उससे फायदा क्या होगा? उसके दो फायदे हैं। पहला फायदा तो ये क्वेश्चन साफ होंगे, सीक्वेंस वाइज होंगे, अच्छे आंसर हमेशा आएगा। और दूसरा फायदा, ये फॉर्मेट जिसने अभी तक याद नहीं किया या कंफ्यूज हो जाता है वो इस फॉर्मेट को उसको भी याद हो जाएगा। और तीसरी सबसे खास इंपॉर्टेंट बात, आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि ये फॉर्मेट जब भी आपने बनाए बिना देखे बनाए, आप देखकर नहीं बनाओगे। हाँ? राइट? माइक बंद करो बेटा। हम्म, मना करे। दिवांक माइक ओके। बंद करो। चलिए जी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? फॉर्मेट आप यूज करेंगे और फॉर्मेट हर बार नए पेज पर जब भी बनाएंगे आप, तो क्या करोगे मेरे बच्चे? इस बात का याद रखना, बिना देख के बनाएंगे। जहां पर आपको हेल्प है वहां तो आप देख लेंगे, लेकिन जब भी बनाओगे आप बिना देख के बनाएंगे, तभी आपको याद होगा। अगर आप पीछे से को देख देख कर बनाओगे तो आपको ये कभी भी याद नहीं होगा। दूसरी बात, अगले ही पेज पर आप वर्किंग नोट ऐसे बना दोगे। ये भी कैसे बनाओगे? सर देखकर बनाना है? नहीं जी, इसको भी बिना देखे बनाओगे।
क्लियर, इसको भी आपको बिना देखे बनाना है। अगर आप बिना देखे बनाओगे ना तो यकीन मानिए मेरे बच्चों कि आपको ये भी याद हो जाएगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसको भी आप बिना देखे बनाने की कोशिश करना है, आपको याद रखना है इस बात का। क्लियर मेरे बच्चों। अच्छा, यहाँ पर कैसे, ये जैसे मैंने आपको दिखा रखा ना एक एक चीज खोल के, प्रॉफिट एंड लॉस एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी आप लिख दोगे क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, बिल्कुल इसी तरीके से। उसके बाद यहाँ पर बैलेंस लिखते हैं, यहाँ पर प्रीवियस ईयर लिखते हैं, यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर लिखते हैं, यहाँ पर करंट ईयर, ये भी आपको लिखना है। बहुत बोरिंग लगेगा, बड़ा अपने से प्रॉमिस करना कि मैं हर बार ऐसा लिखूंगा, थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन मैंने जैसे कहा था कि चैप्टर आसान तभी होगा जब आप ऐसे फॉलो करेंगे, तो आपको ये भी लिखना है। उससे क्या फायदा बेटा, ये ना फॉर ये जो आइटम है ये ऐसे याद हो जाएंगे। अगर आप 12वीं के बाद भी किसी बच्चे को पढ़ाओगे ना कैश फ्लो, तो आप खुद बता दो कि 5 आइटम ऐड होते हैं, ये वाला, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने का। तो आप बोर्ड की तो बात ही क्या करें, 26 अप्रैल से पेपर स्टार्ट है, जब तक तो याद रहने वाला है, इवन ये कई सालों तक याद रहने वाला है। तो हर बार फॉर्मेट में 5 के 5 आइटम, किसी भी क्वेश्चन में 5 के 5 आइटम और ये 2 आइटम मिलेंगे, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, इवन एग्जाम में भी पॉसिबल नहीं होगा। किन्हीं भी कोई एक दो आइटम मिलेंगे, जो होंगे उनके सामने अमाउंट लिख देंगे, जो नहीं होंगे उनके सामने डैश लिख देंगे। लेकिन उससे फायदा क्या होगा सर, फायदा ये होगा ये याद हो जाएगा। हाँ एग्जाम में आप मर्जी है आप कैसा लिखना चाहिए, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप एग्जाम में भी सारे लिख ही देना, क्वेश्चन को बिना पढ़े पहले ही फॉर्मेट तैयार कर देना, वर्किंग नोट का भी और ये वाला ब्लैंक फॉर्मेट भी बिना पढ़े, और जहां आइटम जो जहां आता है वहां प्यार से लिखते चले जाना, बहुत इत्मीनान से। कैसे सर, देखो मैं बताता हूँ आपको, ये रही आपकी क्वेश्चन नंबर 42। अब ध्यान से समझना, जिसने आज तक की क्लास स्टार्ट किया अब उसे बहुत मजा आने वाला है आज। ठीक है, सबसे पहले पहला टॉपिक उठा लेता हूँ, जैसे मैंने कहा आपको एडजस्टमेंट से स्टार्ट करना है। ठीक है सर, ये आ रहा ड्यूरिंग द ईयर 52,000, ड्यूरिंग द ईयर, पॉइंट टू बी नोटेड, ड्यूरिंग द ईयर 52,000 were paid as interim dividend, as interim dividend। ओके, तो सर मैंने आपको बताया था इंटीरियम डिविडेंड, अगर आप याद करे हैं फॉर्मेट तो आपको पहले ही समझ में आ गया होगा, नहीं भी करें तो आपको एडजस्टमेंट से याद आ जाएगा। मैंने बताया था इंटीरियम डिविडेंड ऑलवेज गिवन इन एडजस्टमेंट, लॉजिक कर लो बात। सर ये तो बिल्कुल आपने जो बात बताई थी वही मिलेगी, इंटीरियम डिविडेंड भी है और एडजस्टमेंट में गिवन है, हाँ या ना, तो ये देख लो इंटीरियम डिविडेंड है और ऑलवेज गिवन इन एडजस्टमेंट, आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगा। ये पेड भी हो सकता है, मेड भी हो सकता है, डजेंट मैटर, आपको एक सिंगल अमाउंट मिलेगी। क्या मिलेगी, एक सिंगल अमाउंट मिलेगी, सिंगल अमाउंट मिलेगी। तो आपको क्या करना है, एक बार तो वर्किंग नोट में प्लस कर देना है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन लग रहा है इसको मैं रफ कर देता हूँ। क्या करना है, वर्किंग नोट में प्लस कर देना है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या कर देना है मेरे बच्चे, माइनस कर देना है। अच्छा सर ऐसे ही करना है, हाँ जी। देखो फॉर्मेट देख लो आप चाहे, फॉर्मेट में हमने क्या किया था, फॉर्मेट में हमने बताया था वर्किंग नोट में, अगर आपको याद हो किसी बच्चे की, यार इंटीरियम डिविडेंड मिला, इंटीरियम डिविडेंड, हाँ जी सर बिल्कुल मिला, तो इसको यहाँ पर लिख दो। कितनी अमाउंट थी जी हमारी, अमाउंट देख लेते हैं, अमाउंट थी हमारी 52,000, कितनी थी 52,000 है ना, एक सेकंड, हाँ जी 52,000। तो यहाँ इंटीरियम डिविडेंड के सामने लिख दिया मैंने, एक सेकंड, 52,000 प्लस होना है इसलिए मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा। और कहा जाएगा, क्योंकि इंटीरियम डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इसलिए मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखूंगा। बात आती है सर ऐड करेंगे या लेस, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी अभी शुरुआत में आपको होगा, लेकिन याद रखना अगर आपके पास से पैसा जा रहा है तो लेस होगा, आ रहा है तो ऐड होगा। अब बताओ इंटीरियम डिविडेंड किसे दिया जाता है, शेयर होल्डर को पे किया जाता है, तो आप तो पे करोगे ना, तो आपको लेस होगा, तो आप यहाँ पे लिख दोगे इंटीरियम डिविडेंड। जैसा मैंने कहा बिल्कुल फॉर्मेट ऐसे फॉलो करना है। यहाँ मैंने ले दिया 52,000, लेकिन 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 यहाँ पर ये होगा लेस, तो लेस वाले आइटम मुझे सभी ब्रैकेट में चाहिए, नहीं तो मार्क्स काट दिए जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, इस लेस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर आप इसको ना भी लिखे ना लेस, लेकिन आप ये ब्रैकेट में लिख दिए तो नंबर मिलेंगे, लेकिन आपने लेस लिख दिया और यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं लिखा तो ये पोस्टिंग गलत मानी जाएगी, ऐसा माना जाएगा कि आपने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है मेरे बच्चों, अगेन आ जाते हैं हमने क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले क्या आया था, इंटीरियम डिविडेंड, तो मेरा इंटीरियम डिविडेंड जिस बच्चे ने मेरे फॉलो करा है इंस्ट्रक्शन, तो उसको तो पहले ही बात याद आ गई होगी कि सर ने बता रखा था फॉर्मेट के वर्किंग नोट में आता है। यहाँ तो मैंने कहीं नहीं बताया ना इंटीरियम डिविडेंड, नहीं बताया आपने, तो सर यहाँ पर बताया था वर्किंग नोट फर्स्ट में कहा जाता है, इंटीरियम डिविडेंड यहाँ पर जाता है, तो आप उसको क्या कर देते हैं प्लस, तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट नहीं लिखाया क्योंकि यहाँ आता है प्लस में।
क्लियर, यहाँ पे लिख दिया। और दूसरा मैंने आपको एडजस्टमेंट, अगर किसी बच्चे की एडजस्टमेंट जिसने याद की थी उसे तो याद ही होगा, वर्किंग नोट में पहले क्या करते हैं, प्लस करते हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस करते हैं। लो जी देख लो आपके सामने है, मैंने कहा था जितना मैं बताऊंगा उससे ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। और आप कभी भी देख लेना किसी भी क्वेश्चन में। आते हैं बात यहाँ पर, इंटीरियम डिविडेंड मिल गया 52,000 लिख दिया। क्या एडजस्टमेंट और भी दिखाई दे रही है? नहीं सर, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही। अगर मैंने बताया था साथ साथ में आपको करने का फॉर्मेट भी बताऊंगा कैसे करना है। तो जैसे ही एडजस्टमेंट खत्म हो जाए, छुटकारा में पालो, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। आप पहुंच जाओ बैलेंस शीट के सबसे पहले वाले हेड पर। कहाँ पहुंच जाए जी? बैलेंस शीट के सबसे पहले वाले हेड पर, और वहां पर लिख रहा है शेयर होल्डर फंड। लॉजिकल लो बात, उसके अंदर दे रखा शेयर कैपिटल। ठीक है सर, शेयर कैपिटल को देखो आप, स्थिति क्या है, कैसे पता चलेगा? अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया, सबसे पहला काम तो आपका ये है, ये वाला ईयर को पढ़ लेना। 2020 और 2021 है, तो ओपनिंग ईयर का कौन सा होगा जी? 2020। और क्लोजिंग ईयर कौन सा होगा जी? आपका 2021। हाँ या ना? आप इसको, आपकी मर्जी है, मैं बच्चों को ऐसे पढ़ा देता हूँ, ये मान के चलेंगे प्रीवियस ईयर और ये मान के चलेंगे करंट ईयर। तो दैट्स अप टू यू, जो आपको आसान लगे आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, यही क्लोजिंग ईयर भी बोलते हैं कुछ टीचर, और इसका ओपनिंग ईयर भी बोलते हैं, दोनों ही सही है। आप जैसे समझ पाते हो ऐसे चीजों को समझने की कोशिश करें। अब बात करते हैं, सबसे पहला हेड था मेरे बच्चे क्या? शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल में क्या था? ओपनिंग में 2 लाख रुपए थे, यानी कि पहले शेयर कैपिटल 2 लाख की थी, आज भी 2 लाख रुपए की है। तो मुझे बताओ, क्या आपने शेयर इश्यू किए होंगे या नहीं किए होंगे? शेयर इश्यू किए होंगे या नहीं? बताओ मेरे बच्चों, आपने शेयर इश्यू नहीं किए होंगे, क्योंकि 2 लाख पहले भी थे पिछले साल और 2 लाख इस साल भी हैं, तो देयर इज ए नो इफेक्ट। तो कोई इफेक्ट नहीं है, नो, क्या है मेरे बच्चे? नो चेंज, नो आउटफ्लो और नो इनफ्लो, कोई भी चेंज नहीं आया होगा। और जब ऐसी बात आ जाए तो आपके बल्ले बल्ले। क्यों? क्योंकि आप उसका कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, लिव इट। जब भी कुछ भी नहीं हुआ तो आपको कुछ नहीं करना। ठीक है जी, यस सर, ओके। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एक सेकेंड रुकिए। हाँ जी, दूसरा टॉपिक है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है बेटा मेरे बच्चों, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस के अंदर इन्होंने खोल के बता रखा, क्या वर्ड खोल के बता रखा है, इसको आज ध्यान से देखना। पहली बार हमेशा ये सेम मिलेगा आपको, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो जी हाँ या ना? बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो सर ये कहाँ पर मिला था? कुछ कुछ वर्ड याद आ रहा, क्या याद आ रहा है आपके? क्या सभी बच्चों को याद आ रहा है? हाँ जी, याद आने की कोई, ये लिख रहा, प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ लॉस। ये वर्ड यहाँ पर आपको हमेशा यहीं पर मिलेगा, इसमें कतई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपको यहीं मिलेगा। डिक्टो कॉपी पेस्ट करना, यहाँ से उठाना। अच्छा सर लेकिन अमाउंट कितनी लिखूं, 98,000 लिखूं या 96,000? तो मेरे बच्चों मैंने आपको बता रखा है, अगर आप वहां पर ध्यान से देखोगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग ईयर माइनस ओपनिंग, या मैं कह सकता हूं प्रीवियस ईयर माइनस करंट ईयर, दैट्स अप टू यू। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, लॉजिक कर लो। क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग क्लोजिंग कितना है? 98,000। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं, 96,000 माइनस 98,000 कर दो तो माइनस के 2 बचते हैं, 98,000 माइनस 96,000 करता हूँ तो प्लस के 2 बचते हैं। तो इसलिए इस कंफ्यूजन को बचने के लिए आपको यहाँ पर, जैसे मैंने आपको समझा रखा है, क्लोजिंग ईयर माइनस ओपनिंग ईयर करके ही लिखना है सामने जो आएगा। तो आपको ये बात याद रखनी है। अगेन क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो 98,000 माइनस 96,000, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? सॉरी, यहाँ पर कितना आ जाएगा? लो मैं एक क्वेश्चन में खोल के दिखा देता हूँ। 96,000 माइनस 96,000, तो कितना आ गया मेरे बच्चे? प्लस के 2,000 यहाँ पर। क्लियर है? अच्छा मैं एक सेकेंड आ रहा, बस एक सेकेंड। ठीक है, इतना आप क्वेश्चन को पढ़ें। और क्या टॉपिक होंगे? तो ये तो हो गया आपका, पहला भी हो गया, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस भी। लॉन्ग टर्म बोरिंग को देखो, इतने में एक सेकेंड हो गई। हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लेकिन ये क्या, इसके सामने तो एक लिखा हुआ है, एक किसी लिए लिखा हुआ है नोट नंबर। तो जब भी अगर किसी आइटम के सामने नोट नंबर लिखा हुआ है, तो मेरी बात को ये भी याद रखना, आज के बाद कंफ्यूजन नहीं चाहिए, इस अमाउंट का फिर मुझे कुछ नहीं करना होता। मतलब सर, मतलब ये, हम नोट नंबर में पहुंच जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन की अमाउंट नहीं देखेंगे। तो ये रहा नोट नंबर 1, कैन यू सी? ये रहा नोट नंबर 1 और ये रहा नोट नंबर 1। तो आपकी अमाउंट यहां से देखनी है। ठीक है सर, इसमें तो हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है।
तो ठीक है, आपको यहाँ से देखना है। तो यहाँ से खोल के बता दिया, लोन है, एक तो लोन फ्रॉम अमन लिमिटेड है और एक लोन फ्रॉम बैंक है। लो जी, ठीक है। अब देखना है वही ईयर 2020 और 2021, ये है आपका कौन सा ईयर है बेटा, ये आपका क्लोजिंग ईयर है और ये आपका सॉरी ये आपका ओपनिंग ईयर है और ये आपका क्लोजिंग ईयर है। तो आपने देखा पिछले साल यहाँ पर कोई लोन हमने नहीं लिया था। किससे लोन नहीं लिया था हमने? अमन से। कोई भी लोन हमने नहीं लिया था। किससे नहीं लिया था मेरे बच्चे? हमने अमन से कोई लोन नहीं लिया था। लेकिन इस साल ले लिया। इस साल कौन सा? 2021 करंट ईयर यानी कि क्लोजिंग ईयर। हमने कितना ले लिया बेटा? 40,000। अब थोड़ा सा पहली बात तो आप इसको समझ लेना, लोन कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? फर्स्टली यू हैव टू नो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। वेरी गुड। जिस बच्चे ने सही बताया उसके लिए उसको शाबाशी। ठीक है, क्या कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। कैसे पता चला? क्योंकि इससे लोन हो, शेयर हो, डिवेंचर हो, ये सब कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? फाइनेंसिंग के। और भी एक पिछाने जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, वे सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होती हैं। एसेट जो होती हैं, फिक्स्ड एसेट, ठीक है, वे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होती हैं। धीरे धीरे सीखते चले जाओगे, आगे आ जाओगे। अब क्या हुआ, अब बताओ मुझे। अब आ जाओ काम पे। पहले लोन नहीं था, इस साल लोन है, तो लोन लिया होगा, हाँ या ना? चलो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट में कहा, एक बात तो पक्का पता चलेगी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, हाँ या ना? सबको पता चलेगी सर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है लोन फ्रॉम मोहन। लेकिन लोन फ्रॉम मोहन, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो पिछले साल तो लोन था नहीं, लेकिन इस साल लोन है, तो लोन लिया होगा। लोन लिया होगा तो ये आपको ये देखना है कैश का इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो। इनफ्लो होता है तो ऐड करते हैं, आउटफ्लो होता है तो लेस करते हैं। बताओ क्या हुआ होगा? इनफ्लो होगा ना, जब भी आप लोन लोगे तो आपके पास तो पैसा आएगा ना, हाँ या ना? तो जब पैसा आएगा तो आप उसको क्या करते हैं मेरे बच्चे? ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड। तो यहाँ लिखेंगे प्रोसीड्स हुआ। क्या हुआ मेरे बच्चे? प्रोसीड्स हुआ फ्रॉम, किससे हुआ? फ्रॉम, प्रोसीड फ्रॉम लोन। ठीक है, प्रोसीड फ्रॉम लोन ऐसे लिख दो, फ्रॉम अमन लिमिटेड जैसे भी आपको लिखना है आप ऐसे मेंशन करके लिख सकते हो। कितने पैसे आए बेटा? 40,000। तो क्योंकि पैसे आए हैं, इनफ्लो हुआ है, इसको हम ऐड कर रहे हैं, दैट्स वाई मैंने इसका कोई ब्रैकेट नहीं लगाया। ठीक है, अगेन आगे आ जाते हैं। तो हमारा ये तो हो गया लोन फ्रॉम अमन वाला। अब दूसरा आ जाओ, लोन फ्रॉम बैंक। लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया। अब जब बैंक से लोन लिया तो इसकी कंडीशन देखनी है आपको ध्यान से। भाई पहले तो 60,000 रुपए का था, अब कितने का रह गया? 50,000 रुपए का। लॉजिकल लो बात। अब मुझे बताओ, आपने लोन लिया होगा या लोन की पेमेंट करी होगी? सर पहले 60 का था, अब 50 का हो गया, इसका मतलब हमने लोन की पेमेंट करी होगी। तो कितने की पेमेंट करी होगी? 10,000 रुपए की। ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि इसको ऐड करना है या लेस करना है। सर जब हम पेमेंट करेंगे तो पैसा तो जाएगा, और पैसा जाएगा तो क्या होगा? आउटफ्लो होगा, और आउटफ्लो को करते हैं माइनस। तो हम यहां लिख देंगे बेटा पेमेंट ऑफ बैंक लोन। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, 10,000 रुपए। लो जी, फिर क्वेश्चन पे आ जाओ। ऐसे लिखते चले जाओ, एक आइटम को पकड़ के छोड़ना नहीं है। क्या नोट नंबर पूरा हो गया? नोट नंबर 1 के अंदर 2 आइटम थे, हमने दोनों कर लिए। यस सर, हमने दोनों कर लिए। टोटल से मेरा कोई मतलब नहीं है, हमने दोनों कर लिए। अब अगेन क्वेश्चन में ऊपर पहुंच जाओ। लो जी, हमने कहा तक कर लिया था? शेयर कैपिटल कर लिया, रिजर्व एंड सरप्लस कर लिया, ठीक है ना? लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर नोट नंबर था 1, वो भी हमने कर लिया। अब आगे ट्रेड पेबल्स। क्या आ गया मेरे बच्चे? ट्रेड पेबल्स। देखो ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं? ट्रेड पेबल्स होते हैं करंट लाइबिलिटी। क्या होती है मेरे बच्चे? करंट लाइबिलिटी। नहीं याद होता तो ज्यादातर क्वेश्चन में आपको ऊपर हेड में मिल जाएंगे, ये लिख रहा करंट लाइबिलिटी। लो जी, अच्छा सर करंट लाइबिलिटी का ही फॉर्मेट में बताया आपने? देखो मुझे तो याद आ रहा है मैंने बता रखा। हाँ जी, ये रहा। क्या? ये रहा करंट लाइबिलिटी। एक बार करंट लाइबिलिटी यहाँ आता था वर्ड, एक बार यहाँ आता था। जिसने फॉर्मेट याद किया उसको एकदम बात लिंक होगी, मैं गारंटी देके कह रहा हूँ। लेकिन जिसने फॉर्मेट याद नहीं किया होगा उसे नहीं याद हुआ होगा। अगेन करंट लाइबिलिटी तो दो वर्ड आया, दो जगह आया। एक बार तो इंक्रीज के लिए और ऐड करते हैं, और लेस कब करते हैं? जब डिक्रीज के लिए। तो ये कैसे पता चलेगा? मुझे क्वेश्चन से पता चलेगा। मैं क्वेश्चन के पास गया, क्वेश्चन ने कहा पिछले साल ये 72,000 रुपए के थे। कौन? ट्रेड पेबल्स यानी कि करंट लाइबिलिटी। और इस साल कितने के हो गए? 82,000 रुपए के। लॉजिक कर लो बात, ये तो इंक्रीज हो गए। अब इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज क्या करते हैं? ये लिख रहा, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज क्या करते हैं जी? ऐड करते हैं।
तो लिख दो ना, क्या दिक्कत है, लो जी लिख दो, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। कितने के इंक्रीमेंट हुआ, 10,000 रुपए का, तो मैंने 10 के 10 यहाँ पे लिख दिए विदाउट ब्रैकेट। ब्रैकेट कब लिखता मैं, लेस होता तो। अगेन क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या ट्रेड पेबल हो चुके, जस्ट ए सेकेंड, हाँ जी हो गए। अब फिर मैंने जैसे आपको बताया था कि आपको एक एक पॉइंट पे जाना है। अब हम आगे एसेट साइड पे, एसेट साइड के अंदर आगे हम नॉन करंट एसेट पे, नॉन करंट एसेट के अंदर मिला है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये सारी क्या है, कि फिक्स एसेट है, ऑलरेडी वी नो। इसके अंदर टेंजिबल वर्ड दे रखा है, ये पता। लेकिन समस्या कहाँ आ गई, समस्या आ गई यहाँ पे लिखा हुआ है नोट नंबर 2। तो मैंने आपको जैसे बताया था, अगर नोट नंबर लिखा हुआ है तो उसके सामने जो अमाउंट लिखी हुई है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं रह जाता। मैं कहाँ पोस्ट हो जाऊं, कहाँ शिफ्ट हो जाऊं, मैं शिफ्ट हो जाता हूँ नोट नंबर 2 में। कैन यू सी नोट नंबर 2, यस सर, ओके। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 2021 2020, ठीक है सर। और ये तो अमाउंट ऊपर 21-20 की चली रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े प्यार से पढ़ना है। पहला आइटम क्या है, कोई बच्चा बताएगा पहला आइटम क्या है, हाँ जी बिल्कुल सही, पहला आइटम है लैंड, और लैंड के सामने अमाउंट ये वाली है, ठीक है सर। तो लैंड पिछले साल कितने की थी मेरे बच्चों, 40,000 रुपए की। इस साल लैंड कितने की होगी, 60,000 रुपए की। अभी भी मैंने पीछे बताया था कि जितनी भी फिक्स्ड एसेट होती हैं वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। फिक्स्ड एसेट कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होती है मेरे बच्चे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, हाँ या ना। अच्छा, क्या फिक्स्ड एसेट अकाउंट बना दो सर, नहीं बिल्कुल ना बनाओ मेरे बच्चे, बिल्कुल झंझट में ना पड़ो, क्योंकि नीचे एडजस्टमेंट में कहीं पर भी लैंड बिल्डिंग मशीनरी की या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की नीचे बात नहीं की है। अगर नीचे गिवन होता तो अकाउंट बनाए होते, जैसे लास्ट क्लास में हमने सिखाया था। क्या बात क्लियर हो रही है, ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है तो सही है। लैंड बिल्डिंग मशीनरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अगर इनके किसी के भी बारे में नीचे इन्फॉर्मेशन होती तो हम क्या बना रहे होते, अकाउंट बना रहे होते, इस बात को याद रखना। क्योंकि नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अकाउंट बनाने का झंझट ही खत्म है, ठीक है सर, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अगेन आ जाओ, रिपीट करो बात को कि लैंड कितने की थी पिछले साल, 40,000 रुपए की, इस साल होगी 60,000 रुपए की। मुझे एक बात बता दो, पिछले साल 40 की थी, इस साल 60 की होगी, खरीदी होंगी हमने लैंड या बेची होगी, बता दो, बाय करी होंगी, परचेज करी होंगी, सेल, बिल्कुल सही है आपका आंसर। हमने क्या करी होंगी इनको बेटा, हमने परचेज करी होंगी। अच्छा ठीक है, ये तो बात तय है, ये तो बात क्लियर है कि ये कौन सी एक्टिविटीज का पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है तो मुझे एक बात बता दो छोटी सी, कि पैसे का आउटफ्लो हुआ होगा या इनफ्लो। देखो वैसे मैंने लिख रखा, परचेज तो लेस करते हैं, ऐड करते हैं सेल, और परचेज हुई यहाँ तो ऐड किया, और एसेट बढ़ गई हमारी, 40 से 60 की हो गई, तो हमने परचेज करी होंगी। और जब भी परचेज करोगे ना तो पैसा तो जाएगा, और जाने वाले को क्या करते हैं, लेस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे परचेज, क्या कर देंगे मेरे बच्चे, परचेज ऑफ लैंड। लो जी लिख दिया मैंने, परचेज ऑफ लैंड। कितने की परचेज करी, 20,000 रुपए की। क्योंकि मैं इसको माइनस कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा ब्रैकेट में, ठीक है सर। अगेन आ जाओ, तो लैंड हो चुकी है हमारी। बिल्डिंग, बिल्डिंग को भी देखो, बिल्डिंग को भी ध्यान से देखोगे मेरे बच्चे। बिल्डिंग के साथ क्या हो रहा है, बिल्डिंग थी 1,00,000 की, और अब कितने की होगी, 1,10,000 की, तो ये भी परचेज करी होगी, हाँ या ना। तो लो जी यहाँ पे भी लिख देंगे परचेज ऑफ, क्या थी, बिल्डिंग। कितने की मेरे बच्चे, 10,000 रुपए की। कितने की, 10,000 रुपए की, ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मशीनरी। लॉजिकल लो बात मशीनरी के बारे में। मशीनरी की इंफॉर्मेशन अंदर दे दी इनने। 2,14,000 की थी, 2,44,000 की हो गई। 2,14,000 की तो 2,44,000 की हो गई। क्या इसको भी बाय करा होगा, बिल्कुल सर, क्योंकि इंक्रीज हो रही। जब इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर भी क्या हुआ होगा, परचेज करा होगा, कैश का आउटफ्लो हुआ होगा। तो क्या लिख दो, परचेज ऑफ मशीनरी। लो जी ये लिख दिया मैंने, कितने का, 30,000 रुपए का। लो जी, अब आ गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर इसका अकाउंट बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, नहीं बच्चे, क्योंकि बाहर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है तो कोई अकाउंट नहीं बनेगा। गॉट इट, ठीक है सर। तो यहाँ पर भी हम बस डायरेक्ट कर देंगे, बेटा 54 का था अब 72 का हो गया, तो कितने का डेप्रिसिएशन लगा इस साल, 18,000 रुपए का डिफरेंस। क्या डिफरेंस लिखेंगे, कितने का, 18। सर डेप्रिसिएशन कहाँ आता है, सब बच्चों को याद है डेप्रिसिएशन कहाँ आता है, अभी भी हम डिस्कस कर रहे थे, ओपनिंग एक्टिविटीज में आइटम टू बी एडेड में ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन। देखे यहाँ पर, तो कितना लिख दूं, 18,000 रुपए, ये लिख दिया मैंने, 18,000 रुपए, ठीक है सर। फिर वहीं पहुंच जाते हैं क्वेश्चन में, और भी क्वेश्चन में पहुंच के, अभी तो हमने नोट नंबर 2 किया है, तो ऊपर पहुंच जाओ, वापस से ऊपर पहुंच जाओ। ये लो जी, ये हो गया नोट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ करंट एसेट्स के अंदर।
करंट एसेट्स, क्या वर्ड याद आया? करंट एसेट, हाँ जी याद आया। आपने बताया था सर करंट एसेट का यहाँ पे लेना देना है, ये रही करंट एसेट। कैन यू सी करंट एसेट? करंट एसेट ठीक है, तो यहाँ पर होगा जो भी होगा इनका, देख लो जी। करंट एसेट सबसे पहले क्या है मेरे बच्चे? सबसे पहले है इन्वेंट्रीज। क्या है मेरे बच्चे सबसे पहले? एक सेकेंड, क्या है सबसे पहले? इन्वेंट्रीज। लो जी, इन्वेंट्रीज कितने की है जी? ये देख लो, 50,000 रुपए की थी इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज कितने की थी बच्चा? 50,000 रुपए की। अब कितने की हो गई? 44,000 रुपए। कितने की होगी? 44 की। तो बताओ इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा? बताओ जल्दी से। हाँ जी बिल्कुल सही है आपका आंसर। ये क्या हो रही है? एक सेकेंड, क्या डिक्रीज हो रही है? और डिक्रीज होती है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिक्रीज इन, क्या है हमारा वर्ड ये? अच्छा यहाँ पे पूरा वर्ड लिखेंगे, ये थे ट्रेड पेबल, है ना? ये थे ट्रेड पेबल। यहाँ पर क्या है? डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज। कितने के डिक्रीज हुआ बताएगा कोई? हाँ 6,000 रुपए में। फिर आ जाओ क्वेश्चन में। लो जी, इन्वेंट्रीज तो हो चुकी सर, इन्वेंट्रीज तो हो चुकी। अब है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल इज ए आल्सो करंट एसेट। कितने की थी? 70 की। कितने की होगी? 70 600 की। लो जी कर लो बात, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, ये ला इंक्रीज इन करंट एसेट्स, यहां लिखूंगा मैं लेस। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल क्या करते हैं? लेस करते हैं। कितने का हुआ ट्रेड रिसीवेबल में इंक्रीज? 6800 रुपए का। इसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो ब्रैकेट में लिखेंगे। एक बार फिर देख लो, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है। 70,000 माइनस 70,600 तो 6800 हो गया ना। चलो जी, अच्छा क्वेश्चन पे आ जाओ, ये भी हो जाएगा। अब आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये कहाँ जाएगा? है तो करंट एसेट के अंदर, लेकिन मैंने आपको समझाया था शुरू में हम 4 एक्टिविटी में बनाते हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, और फोर्थ भी आइटम है हमारे पास। फोर्थ कॉलम होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये देखो ना, ये लिख रहा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इसकी पोस्टिंग यहाँ पर होती है, कभी भी वहां पर नहीं होती। तो ये रहा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने का था? ओपनिंग देखो यहाँ पर लिख रहा हुआ ओपनिंग, क्या लिखा हुआ है? ओपनिंग ये रहा 8,000 रुपए का, और क्लोजिंग कितने का है? 7200 रुपए का। तो हम फॉर्मेट में ऐसे लिख देंगे। लो जी, इसके अंदर इनका तो नाम नहीं है, डायरेक्ट बता रखा, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे। ओपनिंग कितने का था मेरे बच्चे? ओपनिंग कितने का था? बताओगे कोई बच्चा? एक सेकेंड। ओपनिंग था, ओपनिंग 8,000 रुपए का। तो ओपनिंग 8,000 रुपए का था, ये मैंने लिख दिया 8,000 रुपए। ठीक है जी। मैं इसका, ये कोई आइटम है नहीं यहाँ पे, मैंने डैश लगा दिया। अगर होते तो मैं कैश होता तो कैश के सामने बैंक होता बैंक, तो इनको जोड़ देता। फिलहाल डायरेक्ट दे दिया उन्होंने, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 8,000, तो डायरेक्ट लिख दिया। ऊपर इसमें ये ऐड होगा जब ये फाइनल निकलेगा, ये वाला आइटम, ये वाला जब निकलेगा, इन दोनों का टोटल यहाँ लिख देंगे। और क्लोजिंग कितना बताया मेरे बच्चे ने? क्लोजिंग कितना बताया? क्लोजिंग उसने बताया, देखते हैं। क्लोजिंग बताया 7200 रुपये। क्लोजिंग कितना बताया? 7200 रुपये। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो फाइनल कितने का आया? 7200 रुपये। अब फाइनल जितना ही आएगा ना, ये दोनों इक्वल आने चाहिए, तो 7200, यहाँ भी 7200 आना चाहिए। खैर इस बात को बाद में देखेंगे। क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका क्या हमारा? बताओगे कोई बच्चा? हाँ जी, ये लास्ट आइटम था, नोट्स टू अकाउंट हम कर चुके हैं। लो जी, सारा क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हो चुका। अच्छा, मैंने इतना डीप में इतना धीरे धीरे इसलिए बताया सो दैट आपको समझ में आए। आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, हाँ शुरू के 5-6 क्वेश्चन में टाइम भी लगेगा, इससे भी ज्यादा टाइम लगेगा, ये भी बात पक्की है। चलिए अब क्या करते हैं, टोटल। टोटल कैसे करते हैं सर? सबसे पहले वर्किंग नोट में पहुंचना है। लो जी कर लो बात वर्किंग नोट में। तो सबसे पहले वर्किंग नोट में देखो, यहाँ पर कोई आइटम नहीं मिला, ना जनरल रिजर्व मिला, ना प्रपोज डिविडेंड मिला, ना इंटीरियम डिविडेंड, सॉरी ये तो मिला, तो ये हमने लिखी थी इंटीरियम डिविडेंड। ये कुछ नहीं मिला, तो डैश डैश लगाओ, उनको जोड़ दो। कितने हो गए मेरे बच्चे? 54,000 रुपये, 54,500। लेस का कोई आइटम नहीं, फाइनली यही आ गया 54,000। कहाँ लिखते हैं इसको सर? फॉर्मेट में सबसे ऊपर लिखते हैं, ये रहा फॉर्मेट में सबसे ऊपर, ये रहा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, कितना आंसर आया मेरा? 54,000, हाँ या ना? ठीक है सर। अब क्या करते हैं सर, यहाँ पर लेस वाला आइटम कोई नहीं है। देखो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन मैंने इस तरह से करवाने का एक रीजन है, आपको इसी तरीके से करना है। लेस की जगह छोड़नी है। आपको क्या पता किस क्वेश्चन में आएगा, किस क्वेश्चन में नहीं आएगा, पहले आपको कतई नहीं पता चल सकता। इसलिए आप क्या करो, ऐड की भी जगह लिखो, लेस की भी नहीं है तो डैश लिख दो। तो 54 और 18 कितने के आगे? 72,000 रुपए के, हाँ या ना? यस सर, 72,000 रुपए।
देन क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इसको ऐड इसको लेस, कैलकुलेट मतलब रफली कहीं पर भी आप इन सबको ऐड कर लो, 72 10 82 और 82 और 6 कितने हो जाएंगे बेटा 88। तो 88,000 रुपए में से 6800 रुपए माइनस कर दो, तो ये आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कितना आया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इसको अब यहाँ पे लिखोगे, आप इसको ठीक माइनस कर लेना, ये आएगा आपका 81,200। चलो जी, उसके बाद सर, उसके बाद इसमें से इनकम टैक्स पेड करते हैं, लेकिन इसमें तो इनकम टैक्स पेड है ही नहीं, तो इसके सामने क्या लगा दूंगा, डैश। अब ये फाइनल आंसर आएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, ये फाइनल आंसर आएगा किसका, 81,200। कहाँ से आया सर ये आया बेटा अच्छा ये प्लस में आया, तो प्लस में आएगा तो क्या लिखते हैं, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, है ना। अगर माइनस में आता तो क्या लिखते हैं, नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट। अब आते हैं बेटा हम यहाँ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में देखा ऐड करने को तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ लेस करने का है। लो जी लेस कर लो, जब आप इसका टोटल करोगे ना तो ये 20 10 30 30 60, तो 60,000 आया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का, लेकिन काहे का, माइनस का। तो इसको क्या लिखते हैं, नेट कैश यूज्ड इन, नेट कैश यूज्ड इन कौन सी एक्टिविटी है मेरे बच्चे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यहां तक समझ में आ रहा। फिर पहुंच जाओ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में देखोगे आप तो प्लस के भी हैं और माइनस के भी हैं, तो पहले माइनस का एक तरफ टोटल कर लो, प्लस का एक तरफ टोटल कर लो, जो बड़ा हो। देखो मैं करके बता दूं बच्चे की तरह, एक तो 40,000 है, एक 52 और 10 कितने हैं, 62,000 रुपए हैं। ये कहेंगे माइनस के, इन्हें प्लस करो, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। जब इन्हें माइनस करोगे तो आपको बचेंगे कितने, बचेंगे 22,000। तो बड़ा कौन दोनों में, माइनस वाला 62,000, तो ये दोनों बचेंगे कहेंगे माइनस के। तो यहाँ पर भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का भी आंसर मेरा किस चीज का आ रहा है मेरे बच्चे, ये माइनस में ही आ रहा है 22,000 रुपए। ठीक है, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन आई होप आप समझते होंगे, आप कर भी लेंगे। वैसे मैंने आपको समझा दिया। ये भी क्या आया, यूज्ड आया, तो इसको भी लिखूंगा मैं, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्लियर है बच्चों, यस। अब क्या करते हैं, अब करते हैं, मैंने बताया था इसमें जो ये आता है नेट कैश, इसमें ऐड करते हैं, सॉरी हाँ ये वाला नेट, ये तो आ गया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का, यहाँ तो बात खत्म हो गई। अब नेट इंक्रीज निकल लेंगे या डिक्रीज, क्वेश्चन में एक ही बात होगी, प्लस में आंसर आया तो इंक्रीज, माइनस में आंसर आया तो डिक्रीज। कैसे, इन तीनों आईटी जो रेड कलर में कराए ना, 81,200, 60,000 माइनस के, 22,000 माइनस के, ठीक है ना, इन सबको प्लस करते हैं। तो यहाँ पर भी जब आप प्लस करोगे ना मेरे बच्चों, तो माइनस के बचेंगे, माइनस के बचेंगे 800, तो माइनस के बचेंगे तो यहाँ पर वर्ड इंक्रीज नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, डिक्रीज। नेट डिक्रीज इन, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ए बी ये ना प्लस करके देख लेना आप खुद ही, कितना है 81,200 प्लस में माइनस के 60,000 और प्लस माइनस के 22,000, तीन एक्टिविटी को मैंने जोड़ दिया, मुझे बच के माइनस के 800 रुपए। इसमें क्या करते हैं, इसमें इसको ऐड करते हैं। जब इसको आप ऐड करोगे ना मेरे बच्चे, इसको ऐड करोगे, 8,000 में माइनस के 800 प्लस करोगे तो 7200 बचेंगे। कितने बचेंगे जी, 7200। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फाइनल कितना आया, 7200। और देखो ना क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था, 7200। तो ये दोनों आगे इक्वल, आपका क्वेश्चन है कंप्लीट। इतना टाइम इतना इसलिए लगाया सो दैट आप समझ में आए। आपको अगर आंसर करने की प्रैक्टिस नहीं हुई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब आप एक दो क्वेश्चन का टोटल खुद से करोगे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। फर्स्टली बात ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था, ब्लैंक फॉर्मेट बनाने से आपको कितनी हेल्प मिलेगी, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हो कहाँ उसकी पोस्टिंग होनी है। अगर आप फॉर्मेट नहीं बनाते तो आपको इतना ईजी नहीं लगता। खैर आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपको अब HW सुन लीजिए सो दैट आपको समझ में आए। इसी क्वेश्चन को बिना देखे आप कम से कम 3 या 4 बार करें। सर क्या बात कर रहे हो, आप तो बहुत मेहनत करते हो, ऐसा ही करना है अगर आपको सीखना है तो आप इसे बिना देखे क्वेश्चन को बुक में खोल लें और जब तक कि सही आंसर ना आए जब तक कि इसे 2-3 बार करें। जैसे आप इसे 2-3 बार कर लोगे तो आप यकीन मानिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस मिल जाएगी। आपके लिए नया क्वेश्चन कोई भी नहीं है, आपको नया क्वेश्चन खुद से कोई भी नहीं करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं ही कराऊंगा, लेकिन शर्त क्या है, इसी क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार करें। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।